साल 1999 पाकिस्तान ने कारगिल की कुछ स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर कब्जा कर लिया था। तब भारत इतना पावरफुल नहीं था और पाकिस्तानी सेना लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। ऐसे में इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने यूएस के जीपीएस सिस्टम से कनेक्ट किया और उनसे जीपीएस का एक्सेस मांगा ताकि लोकेशन का पता लगाया जा सके। भारत का कहना था कि वो हमारी टेरिटरी में आए तो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग उनको जवाब देना गलत नहीं। अगर आप इंडिया से फ्रेंडशिप चाहते हैं तो लोकेशंस का एक्सेस दे दो, लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया। इस वजह से जो युद्ध आसानी से जीता जा सकता था उसमें काफी मुश्किलें आईं। हमारे 526 वीरों ने अपनी जान तक गंवा दी और यहाँ से हमने एक सीख ली दैट यू कांट रिलाई ऑन अदर्स। हमें अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप करना होगा और आज हमारे पास इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसे इसरो मैनेज करता है। लेकिन ये हुआ कैसे, इसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, मिलिट्री इसरो पर कितना डिपेंड है और क्या ये इंडियन आर्मी से ज्यादा पावरफुल बन सकता है, आज की इस वीडियो में हम इसके डिफेंस एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये है भारत जिसका वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न बॉर्डर चीन दो बड़े दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, जहां बारीकी से नजर रखने और सभी सेनाओं के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए एक नए सैटेलाइट की जरूरत है और इस सैटेलाइट को बनाएगा इसरो। फिलहाल इस सैटेलाइट को कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन ये एक GSAT-7B हो सकता है जो एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा और इंडियन आर्मी को किसी भी मिशन की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा। इसके अलावा इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, साथ ही दुश्मन के हथियारों, बालाकोट एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक जैसी मिशनों को पूरा करने में हेल्पफुल रहेगा। ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा, इससे रियल टाइम इमेजरी भी हो पाएगी। जी हाँ, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के जरिए सर्विलांस करना आसान हो जाएगा। भारत के पास ऐसे कई तरह के मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं जो इसरो ने तैयार किए हैं। शुरुआत में हम सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी सैटेलाइट का यूज करते थे, लेकिन इसरो का इतना इवोल्यूशन हुआ कैसे, हमें कैसे रियलाइज हुआ कि काउंटर स्पेस एबिलिटीज डेवलप करनी चाहिए। दरअसल जैसे ही कारगिल युद्ध खत्म हुआ तो इसके ठीक 3 दिन बाद भारत सरकार ने कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई ताकि युद्ध में हुए नुकसान और खामियों का पता चल सके। तो इस दौरान जो सबसे बड़ी खामी सामने आई थी वो थी इंटेलिजेंस फेलियर। जैसा कि हमने बताया था कि पाकिस्तान की फोर्सेस हमारे एरिया में घुस गई थी, जिसकी इंफॉर्मेशन हमें एक शेफर्ड से मिली थी। कमेटी के अकॉर्डिंग हम हर जगह पेट्रोलिंग ग्रुप को नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उसने इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी बढ़ाने का सुझाव दिया ताकि सैटेलाइट्स के थ्रू हमें रेगुलरली इमेजेस मिल सके और रेगुलरली उनका एनालिसिस किया जा सके। और ये एनालिसिस डिफेंस पर्सपेक्टिव से किया जाना चाहिए, यानी कि इसके लिए विंग की जरूरत है। इसके बाद ऑपरेशनल कैपेबिलिटी की बात थी, यानी कि हमारे ट्राई सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जबरदस्त ऑपरेशन डेडिकेटेड सेल होना चाहिए। इसके बाद आया 2011। उस समय हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे मिस्टर शिवशंकर मेनन, जिन्हें भारत की फॉरेन पॉलिसी का चाणक्य भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि कारगिल कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको रिव्यू करने के लिए हमें एक सेपरेट टास्क फोर्स बनानी होगी। वहीं इंडिया को एक डेडिकेटेड स्पेस कमांड की जरूरत है, यानी कि जैसे कि लैंड के लिए आपकी आर्मी है, वाटर के लिए आपकी नेवी है, एयर के लिए एयरफोर्स है, ऐसे ही हमें स्पेस की कमांड भी चाहिए और साथ ही एक साइबर कमांड भी चाहिए। ये रिकमेंडेशंस 2012 में उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने रखी गई। अब पॉसिबल होगा कैसे? 2 साल तक इसी पर चर्चा चलती रही थी। देश में 2014 में चुनाव हुए, इसके बाद मामला 4 साल तक फिर लटका रहा। आखिर में साल 2018 में एक ट्राई सर्विस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने इस पर हामी भरते हुए कहा, लेट्स मेक अ स्पेस कमांड। इसका रिजल्ट आज हमारे देश में स्पेस और एक डेडिकेटेड साइबर कमांड है। अगर स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो सैटेलाइट्स मिसाइल्स को सटीक निशाना लगाने के लिए मदद करती हैं, जैसे कि क्रूज मिसाइल और गाइडेड अम्यूनिशन यानी कि गाइडेड बॉम्ब्स और मिसाइल्स के लिए आती है। दूसरी, अगर आर्मी को किसी लोकेशन पर पहुंचना है और उसके पास सटीक इंफॉर्मेशन होगी तो उनके लिए इजी रहेगा। यानी युद्ध जीतने के लिए मैन पावर के लिए ये भी मैटर करता है कि ग्राउंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी किसकी बेटर है, लोकेशनल एडवांटेज किसके पास है, यानी कि ऐसी लोकेशन जिससे कि हम दुश्मन को आगे बढ़ने से रोक सके। जैसे पाकिस्तान कहां घुसपैठ कर रहा है, या फिर हमने जैसा अरुणाचल प्रदेश के आसपास देखा कि चाइनीज मिलिट्री ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए हमें स्पेस टेक्नोलॉजी की जरूरत है। इसलिए अगर आप दुश्मन के स्पेस एसेट्स डिस्ट्रॉय कर दो तो इससे भी एक एडवांटेज आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर भारत चाइना की सैटेलाइट्स को नहीं भेज सकता तो वॉर में उसके पास टेक्निकल एडवांटेज रहेगी।
लेकिन अगर इंडिया भी इतना कैपेबल है तो चीन ऐसा स्टेप नहीं उठाएगा और 2018 में भारत ने एसेट कैपेसिटी अचीव कर लिया है। वहीं अब स्पेस या इसरो जियोपॉलिटिक्स एक नया फ्रंटियर बन चुका है। इसका सिविलियन पर्पस तो है ही, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, मेट्रोलॉजी रिपोर्ट। इसके अलावा कमर्शियल पर्पस भी है। एक रफली डेटा के अकॉर्डिंग पिछले कुछ समय में इसरो ने करीब 350 कमर्शियल ऑपरेशंस किए। इवन दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को इसरो लॉन्च कर रहा है, क्योंकि इसरो टेक टॉप नॉच के साथ में अफोर्डेबल भी है। नेक्स्ट है मिलिट्री कंपोनेंट, जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमने बताया था कि पीएम मोदी ने 2018 में स्पेस कमांड बनाने के लिए हामी भरी थी, जिसके लिए डीएसए यानी डिफेंस स्पेस एजेंसी बनाई गई। इसी तरह हमारे देश में एक डीसीवाईए यानी डिफेंस साइबर एजेंसी भी है। डीएसए में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों से इसमें ऑफिसर्स को रिक्रूट किया गया। ये एक तरीके से जो हमारा स्पेस ऑपरेशंस हैं, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन इसको नए नए वेपन्स भी तो चाहिए। अब आप कहेंगे स्पेस में कौन से वेपन चाहिए और इनके लिए नए नए रिसर्च कौन करेगा? उसके लिए डीएसआरए यानी डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी, जहां बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं जो रिसर्च करते हैं। ये हमारे देश के स्पेस टेक के रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म है। यहाँ न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू वेपन्स पर रिसर्च की जाती है, जिससे इसरो कोऑर्डिनेट करता है। इसके अलावा दो और हैं। एक है DIPAC यानी डिफेंस इमेजरी प्रोसेसिंग एनालिसिस सेंटर, और जैसा हमने बताया था कि कारगिल के बाद हमने एनालाइज किया कि हमें रेगुलर इमेजिंग भी करनी है, फिर उसका प्रोसेस, फिर उसका डेडिकेटेड प्रोसेस भी करना है। एनालाइज करना है कि किस जगह क्या क्या हमें मुसीबतें आ सकती हैं, क्या हमारे प्लस पॉइंट हैं, क्या नहीं। ये सब DIPAC ही देखता है। दूसरा है DSCC यानी डिफेंस सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर। यहाँ हमारे डिफेंस पर्पस के लिए सैटेलाइट्स हैं, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, आर्मी के लिए, उनका कोऑर्डिनेशन यहीं से होता है। DSRA, DIPAC और DSCC ये तीनों जो हैं DSA के पिलर हैं, यानी भारत के स्पेस कमांड के ये 3 एस्पेक्ट्स हैं। अब सवाल आता है कि हम अपने डिफेंस में क्या क्या टेक यूज करते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। एक कैटेगरी होती है काइनेटिक फिजिकल काउंटर स्पेस कैपेबिलिटी, मतलब एक तरीका यह है कि आप यहां से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करो और उनकी सैटेलाइट्स को तबाह कर दो। दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी एक मिसाइल को सामने वाली मिसाइल के ऑर्बिट में डाल दो, यानी उसको डायरेक्ट उड़ाना नहीं है, बल्कि मिसाइल उसी के ऑर्बिट में ले जाओ और ब्लास्ट कर दो। तो ये एक तरीके से काइनेटिक फिजिकल काउंटर स्पेस एबिलिटी है। और तीसरा तरीका है जो दुश्मन का ग्राउंड पर कमांड सेंटर है, आप डायरेक्ट अपनी मिसाइल से इसको ही उड़ा दो। तो अगर कमांड सेंटर को ही उड़ा दिया जाए जो मिसाइल को कमांड एंड कंट्रोल कर रहा है, इससे वॉर के जो भी हमारा दुश्मन होगा हम उसकी कैपेबिलिटीज को कमजोर कर सकेंगे। इसे CSC यानी काइनेटिक फिजिकल काउंटर स्पेस कैपेबिलिटी कह सकते हैं। इसमें फिजिकल अटैक होता है, यानी सामने वाली मिसाइल या कमांड सेंटर को उड़ा दिया जाता है। वहीं दूसरा है नॉन काइनेटिक फिजिकल काउंटर स्पेस कैपेबिलिटी। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप एक अपनी सैटेलाइट को एक एरिया में रखिए और फिर आप इन एक पर्टिकुलर रोबोटिक आर्म से इसको डिस्टेबलाइज कर दीजिए, जिससे ये यूजलेस हो जाएगी। इसमें आप हाई लेजर बीम के थ्रू इसे ब्लाइंड कर सकते हो। चाइना US के साथ ऐसा कर चुका है। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, इसका मतलब है कि आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू सामने वाली सैटेलाइट के सिग्नल को जैम कर सकते हो। चौथा तरीका है साइबर, इसका मतलब है कि आप अटैक से पहले सारे डेटा को कंप्यूट कर सकते हो। सोचो अगर कमांड सेंटर पर साइबर अटैक हो जाए तो आपकी स्पेस टेक रखी की रखी रह जाएगी। ये 4 तरीके हैं, काइनेटिक फिजिकल, नॉन काइनेटिक, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक और साइबर, जिसके थ्रू हमारी इसरो और हमारे डिफेंस फोर्सेस और काउंटर स्पेस कैपेबिलिटी हासिल करने जा रहे हैं। वहीं अब अभी कुछ टाइम पहले चर्चा थी कि US के एम्बेसडर इंडिया आए हुए हैं जो इसरो के साथ क्वाड सैटेलाइट बनाना चाहते हैं। वहीं US के अकॉर्डिंग रशिया भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी ही बना रहा है और वो स्पेस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। इस वजह से हम सबको साथ आना पड़ेगा। US का कहना है कि अगर रशिया ने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर दिया तो सबकी सैटेलाइट नष्ट हो जाएगी। वहीं ऑलरेडी UN की आउटर स्पेस ट्रीटी है, जिसके अकॉर्डिंग स्पेस का वेपनाइजेशन इलीगल है। रशिया उसको एडर करता है, लेकिन रशिया का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब पलट जाए। वहीं इंडिया का मानना है कि हमारे रशिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं, तो हमारा जो स्पेस टेक है वो सेफ एंड सिक्योर है। और रही बात US और रशिया की, आप आपस में सुलझ लो। हमारी जब स्पेस प्रोग्राम की बात की जाती है तो वेस्टर्न मीडिया ये इमेज देती है, और जो आज की इमेज है वो है चंद्रयान, मंगलयान एंड फ्यूचर में अभी गगनयान। यानी कि हमने अपनी स्पेस कैपेबिलिटी को सिविलियन पर्पस से अब मिलिट्री पर्पस, जियोपॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज करना शुरू कर दिया है।
सारा भाई का जो विजन था वो पहले सिविल पर्पस के लिए ही था, लेकिन अभी जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होती है, अगर हमारा दुश्मन उस चीज के लिए तैयार है तो भाई हमें भी तैयार होना पड़ेगा। इसलिए आज हम स्पेस प्रोग्राम में एक नया शिफ्ट देख रहे हैं। वहीं स्ट्रैटेजिक डायनेमिक्स के हिसाब से चाइना ऑलरेडी इसको अपने फॉरेन पॉलिसी के लिए यूज कर रहा है। इंडिया भी ऐसा करता है। आप कहेंगे कैसे? दरअसल इंडिया ने ऑफर किया था सार्क नेशन को कि लेट्स मेक अ सार्क सैटेलाइट, जो हम सार्क यानी साउदर्न एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन को गिफ्ट करेंगे। मींस अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव्स के लिए ये हमारी तरफ से एक गिफ्ट है। इसे इसरो लॉन्च कर रहा है। इसरो इसके थ्रू जो टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी है, मेटलर्जी, क्लाइमेट और डिजास्टर रिलीफ एटसेट्रा, ये फैसिलिटी आपको फ्री में इसरो देगा। आप कहेंगे सर इसरो या इंडिया ऐसा फ्री में क्यों कर रहा है? जैसा हमने कहा कि सार्क गिफ्ट है, तो पाकिस्तान ने कहा कि हम ऐसा गिफ्ट नहीं लेते, हम चाहते हैं कि हम भी आपके इस सैटेलाइट ऑपरेशन में कोऑपरेट करें, कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो इसरो ने कहा कि भैया हमें ऐसा कोऑपरेशन नहीं चाहिए, हम खुद अपनी सैटेलाइट बनाते हैं, खुद ही लॉन्च करते हैं। आपके चक्कर में प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा और आप पर्पस को समझ ही नहीं रहे हो। पाकिस्तान ने कहा कि हम बखूबी समझ रहे हैं पर्पस क्या है, इसी वजह से मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, नहीं तो मैं सार्क सैटेलाइट का फायदा नहीं लूंगा। इस बहस की वजह थी लीडरशिप। अगर लीडर बनना है तो आपको कुछ फ्री में भी करना पड़ेगा, जिससे वो आपकी टेक्नोलॉजी के प्लस पॉइंट को देखें। वहीं उसके बाद आगे जब उन्हें कुछ सपोर्ट चाहिए तो वो फिर इसरो को रीच आउट करेंगे और उसके लिए लगेगा पैसा। तो ये तो वही वाली बात हो गई ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मतलब ये है कि हम इसे डिप्लोमेटिक एडवांटेज के लिए यूज करते हैं, लेकिन पाक अब इसका पार्ट नहीं है। भारत ऐसा चौथा देश है और किसी देश के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। आज भारत को भी स्पेस अफेयर्स में हाई टेबल पर जगह मिल रही है। ये सॉफ्ट पावर प्लस हार्ड पावर दोनों है। सॉफ्ट पावर कैसे कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और ये हार्ड पावर कैसे, एक्चुअली काउंटर स्पेस ऑपरेशंस की एबिलिटी भी रखते हैं, यानी हम दुश्मन के अटैक का जवाब देने के लिए कैपेबल हैं। मतलब एशिया का जो स्पेस रेस है उसमें इंडिया भी दौड़ रहा है, हालांकि अभी हमें काफी आगे जाना है। राइट नाउ कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ ऑन ग्राउंड या एयर या फिर वाटर ही नहीं है। आज मॉडर्न वॉरफेयर साइबर भी है, क्योंकि आज हम हाइब्रिड सिक्योरिटी की बात करते हैं, जिसमें साइबर, बायो टेररिज्म के अलावा अदर एस्पेक्ट्स भी आते हैं। तो ऐसे में हमें वॉरफेयर के लिए प्रिपेयर रहना होगा। अगर कोई हमारी सैटेलाइट पर अटैक करता है या वो ग्राउंड वॉर में टैक्टिकल एडवांटेज लेने की कोशिश करता है तो इसरो हमें हेल्प कर सकता है। रीजन क्योंकि हमारे पास कम समय में, कम लागत में सैटेलाइट को सही जगह पर पहुंचाने की काबिलियत है, और यही आगे आने वाले समय में चाहिए। यानी कि जो देश कम समय में छोटी किफायती रिप्लेसमेंट कैपेबिलिटी रखेगा, और ये हमने हासिल कर लिया। अगर हम डिफेंस सैटेलाइट्स की बात करें तो चाइना अभी हमसे 10 टाइम्स आगे चल रहा है, तो हमें भी नंबर ऑफ सैटेलाइट्स को इम्प्रूव करना होगा, या जो भी सैटेलाइट हैं उनकी कैपेबिलिटी पर काम करना होगा, तभी हमारा देश आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर पाएगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।